नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल पूरे इंदौर को शाम को बुरी तरह से पूरा इंदौर हिल गया। कल एक घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। आज भी लोग किंग कीर्तव्य मूड होकर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है और ऐसा कैसे हुआ है। लोगों का मानना है कि मृतकों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और धीरे धीरे सब पता लगेगा बाद में। कई खामियां हैं इसके अंदर और इस शहर के अंदर मुट्ठी भर पैसों के लिए यातायात विभाग के तमाम लोग जो हैं वाहनों का आना, बसों का घुसना, ये सब करवाते रहते हैं। कोई डर नहीं है। और 80 और 100 की 40 और 70 नहीं, 80 और 100 की स्पीड पर आप जो है स्टेशन से बसें निकलती हुई उज्जैन जाने के लिए राजकुमार मिल से आप कभी भी देख सकते हैं। पूरी गति से हार्न बज रहे हैं पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही दुखद घटना है। आज मुख्यमंत्री जी ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है इस मामले में, पर बात वही कि आगे के लिए फिर हम कोई इंतज़ार करेंगे। इस शहर में जब भी कुछ होना होता है तो हम किसी बड़े हादसे का इंतज़ार करते हैं। आप आंख बूंद बंद करके देखिएगा तो आपको याद आएगा कि जब भी इस शहर में कोई कार्रवाई हुई है तो किसी बड़े हादसे के बाद ही अधिकारी जागे हैं। ये हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन व्यवस्था जो कर रखी है अधिकारियों ने वो है। पर इस बार हम बात करेंगे। पहले हम खबरों पर बात करते हैं। खबरें आज पूरी इसी से भरी हुई है, फिर भी कुछ खबरें हमने निकाली क्योंकि इस पर हम सबसे आखिरी में बात करें। शेखर जी शुरू करें अपन। तो हम आज अग्निवाणी खबरों से बात करें। अग्निवाणी पूरी तरह से आज पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जो है इसी मामले में भरा हुआ है। घर से आए नहीं लौट कर तमाम शिकायतों के बाद में भी। पर दो खबरों पर बात करते हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी कल आने वाले हैं, उसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इंदौर एयरपोर्ट आएंगे और इंदौर एयरपोर्ट से वे जो है कैसे जाएंगे? कार से नहीं, हेलीकॉप्टर से ही वहाँ जाएंगे और वहाँ पूरे दिन का कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे भी चाक चौबंद कर दी गई है। इंदौर में यहाँ पर जिनके स्वागत का क्रम मनाया गया यहाँ पे उसके बाद में भी होगा। ये खबर है। पर एक बेसिक खबर, इसी खबर का आगे का हिस्सा पे हम बात कर लेते हैं जो कि एक बार फिर मालवा डिमांड को लेकर हमने कल भी कहा था आपसे कि एक फिर औद्योगिक विकास की एक नई बयार इस पूरे इलाके में बहने लग गई। और हम कई सालों बाद, आज भास्कर ने भी लिखा है कि 100 साल बाद करीब जो है एक बार फिर टेक्सटाइल उद्योग जो है इस मालवा निमाड़ में दिखने लगेगा। हम सबसे बड़े टेक्सटाइल उद्योग के कर्ता धर्ता कहलाते थे इंदौर में। होलकर रियासत के ज़माने में मशीनें हाथियों पर लद कर यहाँ आई हैं और ये मिलें बनी हैं और इन मिलों में 50,000 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। इस पर भी हम कल हो सकेगा तो हम कल आपसे बात करेंगे इस मामले में कि मशीनें कैसे लाई गई और कैसे लगाई गई और ये कैसे चला करती थी। पूरा बॉयलर सिस्टम से पूरे मिलें चला करती थी। एक रस्सी के उससे पहिए से पूरा मील चलाया जाता था। एक बड़ी अपने आप मैनुअल वर्क में गजब काम था ये। 20 लाख बीघा जो है करीब वहाँ काम कारखाने खोले जा रहे हैं। 20 लाख बीघा ज़मीन का भाव जो वहाँ भाव थे वो 2 करोड़ रुपए पहुँच गए और एक बहुत बड़ा विशाल होटल ये सब बनने वाला है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मालवा निमाड़ में एक नए सिरे से टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को नए सिरे से स्थापित करने की जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत वे अपने जन्मदिन से कल करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर के लिए, मैं कह दूँ मध्य प्रदेश के लिए, धार के लिए ये सबसे बड़ी सौगात है कि उनके जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री जो है पीएम मित्र पार्क जो पूरे देश में 7 बनना है उसमें पहले पीएम मित्र पार्क की शुरुआत करने वे कल आ रहे हैं। पहले वे इंदौर लैंड करेंगे, एयरपोर्ट पर रनवे पर हेलीकॉप्टर से वे धार के लिए जाएंगे। इस दौरान यहाँ पर जो इंदौर के जो लोकल नेता हैं, संभाग के जो नेता हैं, उनके आते और जाते समय उनकी अगवानी करेंगे, उनसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी आज से इंदौर में ही रहेंगे और बड़े नेता जो सारे तमाम बड़े नेता 2 दिन से इंदौर में रहेंगे, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। संभाग की बैठकें हो गई हैगी। जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि मालवा जो है मिलों का गढ़ रहा हैगा, वैसे ही टेक्सटाइल और गारमेंट का नया गढ़ मोदी जो नए स्वरूप में वहां पर ला रहे हैं। अब होता यूं है कि धार के बिल्कुल पास में जनजातीय इलाके का भैंसलाला जो गांव है वहां पर इस तरीके का जो मित्र पार्क बन रहा है। अब जब पार्क बनता है वहां डेवलपमेंट होता है तो उसके आसपास के जमीनों के भाव आसमान छूने लगते हैं। सही बात है, जो जमीन आसपास की 20 लाख रुपए बीघा की जमीन हुआ करती थी वो आज 2 करोड़ रुपए बीघा की जमीन हो गई है। ये उछाल आना मुमकिन है। वजह है जहां विकास होगा, जहां उद्योग आएगा, जहां रोजगार आएगा, वहां पर जमीनों के भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक और खबर मैं केवल आपको बता देता हूँ, तुलसी नगर के पास में पुलिस नगर निगम ने, प्रशासन ने 1 एकड़ सरकारी ज़मीन ढूंढ ली है। 1 एकड़ सरकारी ज़मीन पर 500 से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। एक सघन वन बनाने की कोशिश की गई वहाँ पर। एक अच्छा प्रयास है। अगर सरकारी ज़मीन कोई मिल गई है तो करना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पर हरित क्रांति की जरूरत भी है। अब हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभातकरण खबरों में बात कर लेते हैं। प्रभातकरण में 1-2 खबरें हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं। एक तो हुकूमचंद मिल की रजिस्ट्री को लेकर जो स्टाम्प ड्यूटी का में कम दे रही है, बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे। EOW पहले भी प्रमोद द्विवेदी इस मामले में शिकायत कर चुके थे और 42 एकड़ ज़मीन ज़्यादा जो है इसके जो रजिस्ट्री की गई उसमें 20 करोड़ रुपए के लगभग का फर्जीवाड़ा पाया गया है।
सरकार से सरकार में फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या है यार? सरकार से सरकार अगर कोई चीज़ की रजिस्ट्री होती है तो कोई गली निकाली जाती है ताकि खर्चा कम लगे। इसको लेकर प्रमोद द्विवेदी जी ने पहले भी मामला उठाया था और उठा रहे हैं। अब उन्होंने केस कर दिया है क्या स्टाम्प ड्यूटी कम देने को लेकर सरकारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चलता रहेगा मसला। और आपको मालूम है आखिरी अंत क्या होना है। सरकार से तो कभी कोई जीत पाया नहीं हैगा, पर ठीक है मामले को उठाया है। उसकी बारीकी में गए हैं कि जब आम आदमी या कहते हैं कोई प्राइवेट एजेंसी अगर उसको खरीदती उस जगह को रुकमचंद मिल की तो उसे कितनी स्टाम्प ड्यूटी चुकाना पड़ती है। और अब सरकारी एजेंसी ने अगर उसे लिया है तो उसे कितनी स्टाम्प ड्यूटी खानी मतलब इस जेब से पैसा निकाला सरकार की, इस जेब में गया, बीच में हवा में उड़ने भी नहीं दिया पैसा, क्योंकि सब ऑनलाइन काम हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मामला होगा। पर ठीक है 20 करोड़ की गड़बड़ी हुई है लेन देन के मामले में, पर विभाग से विभाग में हुआ इसलिए कुछ नहीं। एक खबर हो रही है कि राजीव गांधी ये राजीव गांधी के से जो डिवाइडर बने हुए इंदिरा गांधी प्रतिमा तक, इसको लेकर आज फिर चौथी बार टेंडर जारी किया गया है। क्या ये टूटेंगे कि टेंडर जाती होते रहेंगे यार? क्या दिक्कत वही है कि टेंडर पे टेंडर निकले जा रहे हैं, रास्ता निकल नहीं रहा है। नगर निगम को जवाब देना लोगों को मुश्किल जा रहा है। हाई कोर्ट ने अपना काम कर दिया है कि सुपर कॉरिडोर को आप हटा दो, सुपर कॉरिडोर को आप हटा दो, तोड़ के नया बना दो, डिवाइडर बना के 2 लेन कर दो इसको। जिस तरीके से आपने एक अंदर से बस लेन बनाई थी या लोक परिवहन की लेन बनाई थी उसे खत्म कर दो। पर नगर निगम ने बड़ी तेजी से, जैसे हाई कोर्ट का आदेश हुआ था फोटोबाजी करने के लिए तुरंत उतर गए थे और रात में ही तोड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था लोगों के आज जहाँ बहुत जल्दी नगर निगम उखाड़ फेंकेगा, पर नगर निगम गले की हड्डी बन गया है। ठेकेदार मिलते नहीं है और नया बनाने वालों के लिए भी परेशानी है। जब तक पुराना टूटेगा नहीं नया बनेगा नहीं, दोनों अटके हुए हैं। तो टेंडर पे टेंडर निकले जा रहे हैं, जैसे तारीख पर तारीख लगती है पर ये कोर्ट की तारीख नहीं लग रही है तो टेंडर पे टेंडर निकल रहे हैं नगर निगम के। थोड़े दिन आप रुको, फिर तारीख पे तारीख भी मिलने लगेगी इस काम को लेकर आगे, वो भी हम देखेंगे। अब हम दोपहर की खबरों की सीधे बात कर लेते हैं। दोपहर खबर में आज स्पोर्ट मैगजीन को सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू दिया। उसने जो है पूरे ऊपर तामझाम को हिला के रख दिया। सुरेश रैना ने कहा कोई भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहता था। किसी भी भारतीय खिलाड़ी या टीम से अनुमति नहीं ली गई है। बीसीसीआई और सरकार, क्योंकि बीसीसीआई अपना प्रोग्राम बना के देती है सरकार को, विदेशों में जो खेल होते हैं उसके लिए सरकार को प्रोग्राम बना के दिया था, फिर वो अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने के बाद ही टीम वहाँ जाती है। तो न तो खिलाड़ियों से इस मामले में कुछ पूछा गया था, न उन्हें कुछ बताया गया था। ये खेल जो हुआ है इसके अंदर, इसमें पूरी तरह से सरकार और बीसीसीआई ने मिलकर पाकिस्तान के साथ ये मैच रखा था। हालांकि उसके पीछे कई कारण भी है कि भारत ये चाहता है कि ओलंपिक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए भारत ये चाहता है कि उसके पहले हालात सामान्य हो जाएं, क्योंकि एशिया के देशों को अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो बड़ा नुकसान भारत को होगा, इसलिए ये प्रयास शुरू किया है। दूसरी एक खबर और है, ये कश्मीर से 5000 से ज़्यादा ट्रक जो हैं, आपको यहाँ सेब महंगे मिल रहे हैं, उसका मूल कारण समझ लीजिए। कश्मीर में 5000 से ज़्यादा ट्रक एक के पीछे खड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं, उसके अंदर सेब कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं। रास्ता ख़राब होने के बाद कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, लोग परेशान हो रहेंगे। 1200 करोड़ का सेब जो है बिल्कुल वहाँ सड़ने की हालत में आ गया है, भारी नुकसान हो रहा है। आज एक ट्रेन राज्यपाल ने चालू की है जिससे कुछ मामला जम्मू की ओर भेजा गया है, पर जो फल खराब हो चुके हैं वो पूरे कश्मीर में मंडियों में फैले पड़े हुए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बात तो हम बहुत करते हैं कि अनाज का नुकसान नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर पूरा का पूरा जो पूरी फसल बर्बाद हो रही, किसान वहाँ के रो रहे हैं जिनके फसल लगी हुई थी। ये बड़ी दुखद स्थिति है। अब हम एक आध खबर पर और बात कर लेते हैं, इसके बाद हम सीधे हादसे पर हम बात करेंगे जिस पर हमको बात करना चाहिए ना। देखिए ये एक तो कल जो हादसा हुआ था हम उस पर ही बात कर लेते हैं सीधे अब, कि हादसे के बाद की स्थिति जो अगला 1 से 1.5 घंटे का समय था वो उन परिवारों के लिए बहुत ही मतलब हिला देने वाला था, जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप, जिनके भाई बहन उन इलाकों पर रहते हैं या उन इलाकों से गुजरते हैं या उनके बच्चे एजुकेशन में जाते हैं उन इलाकों से निकल के। इस हादसे के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैली कि एक ट्रक ने जो एक के पीछे एक को रोदना चालू कर दिया और कई लोग मरे, कई बच्चों को कुचल दिया, या गाड़ियाँ कुचल दी, लोगों को मारता चला गया, कार वार सबको ठोकता जा रहा है, और उसने फिर ट्रक में आग लगा दी किसी ने। इससे लोग बुरी तरह से हिल गए और लोगों ने अपने परिजनों के लिए फ़ोन लगाना शुरू किए। 1.5 घंटे तक शहर भर में लोग फ़ोन घनघनाते रहे। जिन परिवारों के बच्चे के, एक बच्चे का हादसा और 2-3 लोगों का मेरे सामने भी जो देखने को आया कि एक बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया, 2 या 3 बार गाड़ी चला रहा होगा, उसके फादर इतने क्रोधित थे, फ़ोन नहीं उठ रहा था उस समय पर, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से उसको लताड़ा। पर सवाल यह है कि इस हादसे की पीछे की सारी बातें सबको समझ में आती है कि यातायात विभाग ही नहीं, इसमें पूरी व्यवस्था जो कमिश्नरी व्यवस्था है, हमारा जो है इंदौर शहर की कमिश्नरी व्यवस्था ने इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। ऐसी हद हो गई, जैसा बीआरटीएस का बर्बादी हो रही है ऐसे ही यहाँ कमिश्नरी को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकारी अपने कमरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है। पहले आप बताओ शेखर जी कि आज मुख्यमंत्री जी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है इस मामले में, उन्होंने क्या कहा है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कल रात जो बड़ा गणपति चौराहा पर जो हादसा हुआ है, ट्रक हादसा हुआ है जिसने कई जानें ले ली हैगी, उस ट्रक हादसे के बाद सियासत गर्मा गई, कांग्रेस और भाजपा मैदान में उतर गई। भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो मिलने पहुंचे थे पीड़ितों से, जो इसमें घायल हुए हैं। कई जगह उन्होंने आक्रोश का सामना करना पड़ा है, उल्टे पैर भी लौटना पड़ा है। मुख्यमंत्री आज इंदौर आए थे, चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर आ रहे हैं, उनकी तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री आए थे। पर सबसे पहले वे उन घायलों से मिलने पहुंचे जो अस्पताल में भर्ती हैं, और उसके बाद उन्होंने जो है पूरा मंथन करने के बाद, चूंकि घटना कल रात की है, सारी चीज़ें पुलिस को भी समझ में आ रही है, सरकार को भी समझ में आ रही है कि कहाँ चूक हुई हैगी। उसके बाद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे जो मृतक है उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा, घायलों को 1 लाख रुपए देने की बात कही है। ये तो बात हो गई मुआवजे की, पर मुआवजे से किसी की जिंदगी लौट कर नहीं आती है कि ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हादसा है अपनी जगह पर, हादसे की वजह जाननी होगी और इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है उस पर काम करना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई होनी थी। ट्रैफिक के जो कप्तान थे, डीसीपी जो है अरविंद तिवारी जी को सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें अपनी ट्रैफिक से हटा दिया गया है। और उसके बाद बात कर लें, अगर नीचे हमले की बात कर लें, सुपर कॉरिडोर तरफ जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी, एसआई से लेकर थानेदार और टीआई और 4 सिपाहियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रक जो है धार की तरफ से इंदौर में दाखिल हुआ, ट्रकों की जब एंट्री नहीं है तो वो इंदौर में दाखिल कैसे हो गया, ये समझने की बात है। इसमें ट्रैफिक पुलिस तो गुनाहगार है ही। पहली गुनाहगार ट्रैफिक पुलिस इसलिए है कि जिस बीच रास्ते से उन्होंने शहर में इस ट्रक ने एंट्री मारी, वहां पर ट्रैफिक पुलिस की शाम के समय तैनाती रहती है। और अभी तो ट्रैफिक पुलिस की खास मुहिम चल रही है। आप छोटी सी गलती आप करेंगे, ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी। आपने कार में सीट बेल्ट नहीं लगाया, ट्रैफिक पुलिस तैयार है आपका चालान काटने के लिए। हेलमेट नहीं लगाया, तैयार है आपके लिए। हर छोटी गलती पर ट्रैफिक पुलिस अभी चालान बनाने में लगी हुई। लक्ष्य जो पूरा करना है, ऊपर से प्रेशर रहेगा। ये मेरी ट्रैफिक पुलिस के कई जो है अफसर हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है। उनका ये कहना है इतना दबाव रहता है कि कार्रवाई की जाए। कार्रवाई कर दी गई। अब ये मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी कार्रवाई कर दी, पर मुझे नहीं लगता कि इसका ये असल रास्ता निकलता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है, वैसे थानों की पुलिस भी जिम्मेदार है। शहर के अंदर जो ट्रक दाखिल होते हैं, जो नो एंट्री के वक्त, जो वक्त उनका तय है, उसके अलावा जिस वक्त में वे अंदर एंट्री करते हैं, दाखिल होते हैं, उस समय पुलिसों से साठ गांठ ही रहती है और पुलिस ही उन्हें अंदर तक लाती है और वापस उन्हें बाहर छोड़ने जाने की जिम्मेदारी भी लेती है। और जिम्मेदारी ना लेती है तो वे अब उन रास्तों से वे उस तरफ घूमना पसंद नहीं करती, वही रास्ता बता देती कि इधर से निकल जाए। कल जो ट्रक अंदर घुस गया था, उसके अंदर उसका ड्राइवर इतना ड्रिंक किया हुआ था, जो पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव को 2 मिनट में पहचान लेती है। आप 10 बजे से घर की तरफ निकलो या परिवार के साथ आप कार से घर जा रहे हो तो आपको रोक लेगी पुलिस और बोलेगी कि फूंक मार दो। फूंक मारने वाली जो पुलिस आपको छोड़ती नहीं, वो तो शाम को 6 बजे 7 बजे ट्रक वाले को नहीं रोक पा रही। तो मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। पूरे सिस्टम पर यह करारा तमाचा है और इस पर मुझे लगता है आगे ऐसी घटनाओं उस पर मंथन करने की जरूरत है। मुआवजा बांटना अपनी जगह है। मुझे ऐसा लगता है शेखर जी कि इस पूरे मामले में जो मैं इतने सालों से मैं सोचता हूँ, शायद 40 साल की पत्रकारिता में हमने वो सारा समय देखा है जो यातायात सुधारने को लेकर हुआ है। इस शहर में यातायात सुधारने को लेकर लगातार प्रयास हुए हैं, पर इस शहर में जब से कमिश्नरी लागू हुई है पूरी बर्बादी हो चुकी है शहर की। यातायात तो बहुत दूर की बात है, एक भी अधिकारी किसी ज़माने में इस शहर की सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर, तमाम जगहों पर शाम को 5 से 6 7 बजे तक 8 बजे तक शहर के जितने बड़े बड़े अधिकारी जो यहाँ पदस्थ थे, वो सारे अधिकारी सड़कों में कहीं ना कहीं खड़े होकर जांच पड़ताल का काम करवाया करते थे। रात की गश्त को देखने का काम भी किया करते थे। जब से कमिश्नरी लागू हुई है इतनी गद बन गई है, कमिश्नर खुद, आज तक किसी ने कमिश्नर का चेहरा अगर देख लिया हो तो मान जाऊंगा, मैं बता दें कि ये कमिश्नर है। वो अगर खुद सादी ड्रेस में घूमने लग जाए तो उनकी गाड़ी खुद ही जो है चालान लेके, बिना चालान के लोग पैसे लेके छोड़ दें। हालत इतनी खराब है। जितने अधिकारियों को पदस्थ किया गया है वो तमाम अधिकारियों की हालत है कि उनके साथ में 2 या 3 अर्दली लगे हुए हैं। मतलब वैसे ही जवान यहाँ कम है और 2 या 3 अर्दली हर अधिकारी के साथ लगे, गाड़ियों में घूम रहे हैं, घर से निकलते हैं अपने काम और अपने परिवार पर। कहीं इनके आप अगर किसी की गाड़ी आपने अगर देख के बता दी हो, अगर इतना बड़ा अमला सड़क पे खड़ा हो जाए शाम को तो मजा लेगी अगर शहर का यातायात हिल जाए कहीं से भी। पर दुर्भाग्य है कि ये सारे अधिकारी यहाँ पर केवल अपने समय पोस्टिंग, नए जगह एसपी बनने, नई जगह पोस्टिंग कराने की जुगाड़ में केवल कमरों में यहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं। कोई काम किसी के पास नहीं है और जो काम है वो दिख रहा है कि इसको रोंदने के बाद अब जागा है प्रशासन।
इसके पहले आग लगने के बाद जागा था प्रशासन। आप समझ लीजिए इस शहर में हादसों की कार्रवाई कैसे कि कहीं अगर कोई हादसा हो गया अस्पताल में कि वो बिल्डिंग में आग लग गई तो सब जगह फायर जाके चेक करिए आओ भैया जाके। अगर कहीं नीचे कुछ हादसा हो गया तो ये शहर जो है हादसों के बाद ही जागता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगले कोई 5 मंजिला बिल्डिंग गिर पड़े कहीं पे तो अगले दिन सारी बिल्डिंगों को जांच करने का काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है शहर की। जनप्रतिनिधि मौन है, कोई किसी अधिकारी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। इस शहर की पूरी व्यवस्था जो राजनीति है ना कोलैप्स हो गई। किसी ज़माने में जनप्रतिनिधियों का खुद का इतना तेवर रहता था कि आदमी कमरा छोड़ के बाहर आता था मिलने के लिए। आजकल नेता सब बाहर बैठे रहते हैं, वो अंदर जाके अपना काम करते रहते हैं। कहते कि आप बिना बुलाए कैसे आ गए, आपको टाइम लेके आना चाहिए था हमारे पास। ये भी दिन इस शहर के राजनेताओं को देखना पड़ रहा है। ये बता रहा है कि इस शहर की पूरी राजतंत्र की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। आप इनके भरोसे न रहें, आप खुद अपने आप का रास्ता तय करें, नहीं तो कल के बाद आपको फिर देख लीजिएगा आप तमाम ट्रक आपको इस शहर में घुसते दिखेंगे। आज थाना प्रभारी ने कहा है कि वो मैं तो बाहर हूँ तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। 7 दिन का वीडियो निकाल लीजिए, उसी रोड के आपको दिख जाएगा कितने ट्रक वहाँ से निकल के रोज आ रहे हैं। केवल झूठ फरेब से अपने आप को बचाने की कार्रवाई हो रही है। सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, खुद अपना काम बचाने में। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शहर में कमिश्नरी इसलिए तो लागू नहीं की गई थी कि आप अफसरशाही ला देंगे और सारे अफसर ही ले आएंगे। आप जब आप सारे अफसरों को ले आएंगे तो फील्ड पे काम कौन करेगा। मतलब आपने इतने सारे अफसर इस शहर में ला के रख दिए कि वो अफसर ही अफसर दिखाई देते हैं। अब अफसर तो काम करते हैं नहीं, अफसर अब कमरे में बैठ कर जो सिर्फ निर्देश देते हैं। अब निर्देश देने वाले इतने हो गए हैं कि फील्ड पे काम करने वाले बचे नहीं। तो ऐसे में हालात यही होने हैं। इससे तो कमिश्नर नहीं थी, उससे ये शहर बहुत अच्छा था। कम से कम लोग बात करते थे, जाके अपनी शिकायत करते थे। और इसी शहर के एसपी और आईजी को हमने सड़कों पर खड़े हुए देखा है कि शाम के समय में जवानों को कसने के लिए खुद ही निकल जाया करते थे बाजार में। लगता था कि यार चलो कम से कम व्यवस्था जब तक सड़क पे नहीं होगी, इस शहर का प्रशासन जब तक सड़क पे नहीं होगा, डर किसी को नहीं है किसी का। चौराहों पे पुलिस केवल चालान बना रही है, चालान बनाने के लिए कुछ नहीं। कहीं आपको रास्ते पे ऐसा नहीं लगता कि यार चौराहे केवल 3 सवारी पे घूमने वाले चौराहे पे ध्यान रखते हैं कि यहाँ पुलिस वाला खड़ा हो तो अपन साइड में से निकल जाना। बाकी कहीं कोई पुलिस का डर इस शहर में नहीं बचा। मतलब कहा जा सकता है कि सूबे का सरदार एक ही होना चाहिए। आप सूबे में आप बहुत सारे सरदार आप बना दोगे तो वो सरदार का जो अपना डर है वही खत्म हो जाएगा। और सरदार कमरे से बाहर निकलते नहीं हैं। सरदार केवल कमरे से बैठ के ज्ञान बगाड़ते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पूरे शहर का सिस्टम उन्होंने जानने की कोशिश की। कल हादसे के बाद में अगर कोई कमिश्नर होता तो क्षेत्र में पहुंच के जाके पूरे मामले की जांच करता और रुका रहता 4-5 घंटे। पर कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि पुलिस व्यवस्था दिख रही कहीं। तो समझ लीजिए आप कि हम कैसे लोगों के भरोसे इंदौर में जी रहे हैं। हमको भी ये दर्द है इस बात का कि हमारे परिवार के लोग खोए हैं वहाँ पे। लोग भागते फिरे रात को अपने बच्चों के लिए, पर कहीं कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जिनके परिवार में कुछ नहीं हुआ वो अपने आराम से कमरों में बैठ के पंखों में आज भी बैठे और फाइलों पे साइन कर रहे हैं और क्या है और किसका तबादला हो रहा है इसी काम में लगे हैं। आप समझ लीजिए कि आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं। मेरा फिर आपसे आग्रह, हम इस कार्यक्रम को केवल इसीलिए आज हमने सोचा कि इस कार्यक्रम में हम जो बेसिक बात है उनसे आपसे बात करें। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को हम कल भी इसी विषय पर बात करेंगे। शायद मुझे लगता है कि मृतकों की संख्या ज़्यादा है, किसी कारण से रोकी गई है, सब 1-2 दिन में आपको दिखने लग जाएगा। तो मैं चाहूँगा आपसे कि इस कार्यक्रम को अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाएं। आपकी आवाज़ ऊपर तक जाना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी तभी शायद कुछ सुधार की हालत बनेगी। हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे तभी शहर का यातायात सुधार पाएंगे। और ये जो कमरों में बैठे अधिकारी हैं इनको बाहर निकालो और इनको बाहर निकाल के सड़कों पर लाओ। मैं चाहूँगा कि ये सब लोग अगर हम और आप मिलकर करेंगे तभी ये संभव होगा। आपने इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, इसके लिए हम आपसे आग्रह भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।